हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित चैप्टर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी केवल 20 मिनट में पूरी कर लेंगे और यहां से पर्सन बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। जो भी पर्सन आएगा इसके अंदर से ही आएगा, चाहे आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं सीधा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प जिसे हम नियोजोइक एरा भी बोल सकते हैं। नियोजोइक एरा के चतुर्थक युग के प्लेस्टोसीन काल में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव या निक्षेपण से हुई है। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने हाड़ौती के पठार के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। तो उसमें अगर हम हाड़ौती के पठार को पूर्वी मैदानी प्रदेश से कंपैरिजन के रूप में पढ़ते हैं तो इससे हमें आसानी से समझ में आएगा। तो हम याद करते हैं कि हमने हाड़ौती के पठार में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ पर नूतन महाकल्प है और यहाँ पर नूतन महाकल्प है और वहाँ महाकल्प कौन सा था। तो वहाँ पे मध्यजीवी महाकल्प था। हाड़ौती के पठार का महाकल्प मध्यजीवी था और पूर्वी मैदानी प्रदेश का महाकल्प नूतन है, जिसे हम नियोजोइक एरा भी कहते हैं और उसे मेसोनोइक एरा भी कहते हैं। और वो मेसोनोइक एरा का द्वितीयक युग था और पूर्वी मैदानी प्रदेश चतुर्थक युग है। और ये प्लेस्टोसीन काल में और वो क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प एरा के चतुर्थक युग के प्लेस्टोसीन काल में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मृदा के जमाव या निक्षेपण से हुई है। और इसी के साथ पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान गंगा का मैदान पश्चिमी गंगा के मैदान का भाग है। अगर इसे भारतीय उच्चावच की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान गंगा का मैदान और पश्चिमी गंगा के मैदान के भाग हैं। दोस्तों यहाँ से वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है और कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल 23.46% है। अगर हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की तो उसका क्षेत्रफल 6.89% था, जिसे हमने राउंड फिगर में 7% लिखा था। तो दोस्तों हमारी वह क्लास पूर्ण हो चुकी है, जो कि मेरे चैनल पे आपको या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जनसंख्या देखिए तो इसकी जनसंख्या 39% इसकी जनसंख्या है। और हाड़ौती के पठार की बात करें तो उसकी जनसंख्या केवल 11% थी। और इसमें बात करें कि ज़िले कितने शामिल है तो इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 ज़िले शामिल होंगे। और हाड़ौती के पठार की बात करें तो उसमें 4 ज़िले शामिल थे। और ऊंचाई की बात कर ले कि औसत ऊंचाई कितनी है तो 250 किलोमीटर 250 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की ऊंचाई 250 मीटर है, जबकि हाड़ौती के पठार की ऊंचाई 500 से 550 मीटर उसकी ऊंचाई थी। अब आगे बात करते हैं विशेषताओं की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार ही था और सबसे बड़ा दूसरा भौतिक प्रदेश
पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। मतलब भौतिक प्रदेशों में दूसरा नंबर है इसका, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जबकि हाड़ौती का पठार दूसरा सबसे बड़ा पठार था। इसके बाद बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कांप मृदा या कछारी मृदा, जिसे हम वैज्ञानिक नाम एल्फिसोल कहते हैं, का विस्तार है। तो दोस्तों वो सीधा वैज्ञानिक नाम देगा आपको, ऐसे नाम नहीं देगा जैसे कि दोमट, कछारी, कांप, ऐसे नाम नहीं देगा। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में एल्फिसोल मृदा, दोमट मृदा का विस्तार है। अगर हम बात कर लेते हैं हाड़ौती के पठार की, तो वहाँ पर केवल काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा का वहाँ पे भरपूर विस्तार है, जिसे हम वर्टिसोल भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश होगा तो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल भी यहाँ पे ही होगी, तो सबसे ज़्यादा बुआई भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में कृषि संभावना सर्वाधिक होगी। बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृषि संभावना वाला सर्वाधिक प्रदेश यही है। उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब है कि यहाँ पे गहन कृषि की परिभाषा भी दे रखी है। इससे मैं आपको बता दूं कि कृषि योग्य भूमि की तुलना में जनसंख्या अधिक होने पर खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि, मतलब जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से जो कृषि ज़्यादा की जाती है उसे गहन कृषि कहते हैं, उसे हम गहन कृषि कहेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम आगे की गहन कृषि में कौन कौन सी फसलें शामिल है। तो गहन कृषि में एक तो गेहूँ और एक चावल, गेहूँ और चावल दो फसलें हैं। तो चावल को उगाने के लिए प्रतिवर्ष गेहूँ को उगाने के लिए प्रतिवर्ष 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, जबकि चावल को उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक प्रतिवर्ष बारिश की आवश्यकता होती है। और बात कर ले कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है और भारत में उसी औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर मानी गई है या फिर होती है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में चट्टानों का अभाव होता है। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेशों में चट्टानों का अभाव है, इस कारण यह खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। मतलब पूर्वी मैदानी प्रदेश में खनिज बिल्कुल तो नहीं, मतलब ना के बराबर खनिज पाए जाते हैं और यहाँ पर चट्टानों का अभाव है। चट्टान ही नहीं होगी तो खनिज कहाँ से होंगे। अब इस बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण की। तो इसका वर्गीकरण 3 भागों में है। एक तो चंबल बेसिन का भाग है, एक बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है और माही बेसिन का भाग है। तो दोस्तों बात करते हैं कि चंबल बेसिन का भाग कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो चंबल बेसिन धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3 जिलों में चंबल बेसिन का विस्तार है। और बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन की, तो दौसा, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक इन 4 जिलों में बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है। इसके बाद बात करते हैं कि माही बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इन तीनों जिलों में माही बेसिन का भाग है। इसके बारे में हम आगे विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि रूही का मैदान, बागर प्रदेश सब कुछ कौन। तो चंबल बेसिन में बीहड़ और डांग प्रदेश इसका विस्तृत प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं बनास बाणगंगा बेसिन में कौन कौन से मैदान या फिर कौन कौन से प्रदेश शामिल है। तो बनास बाणगंगा बेसिन में रूही का मैदान है, मालपुरा करौली का मैदान है, पिंडमांड का मैदान है, खेराड़ प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं कि माही बेसिन में तो 56 का मैदान आ जाएगा, कांठल का प्रदेश और बागड़ प्रदेश। ये सब माही बेसिन के द्वारा माही नदी द्वारा बनाए गए मैदान हैं। और इसको हम अब
डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। तो ये अपना माही बेसिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन दोनों ज़िलों में माही ये माही नदी है अपनी, ये माही नदी है। अब ये माही नदी जब बांसवाड़ा से होकर गुजरती है तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों ज़िलों में मैं इसकी दोमट मृदा के द्वारा जो मैदान बनाए गए हैं उसे छप्पन का मैदान कहते हैं, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि छप्पन का मैदान स्थित है तो वो ऑप्शन में डूंगरपुर भी देगा, लेकिन डूंगरपुर बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ही होगा और डूंगरपुर का ऑप्शन बिल्कुल गलत करना है अपन को, क्योंकि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा लाई गई दोमट मृदा से निर्मित मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कांठल का मैदान। तो दोस्तों सिर्फ प्रतापगढ़ ज़िले में माही नदी के किनारे स्थित मैदान को कांठल का मैदान कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं वागड़ प्रदेश। तो माही नदी के द्वारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बनाई गई जिस नदी, जब इसका नदी का फैला होता है तो यहाँ दोनों तरफ डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसके अवनालिका परत बन जाती है एक तरह से, जिससे इनके मैदानों का निर्माण होता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोनों जगह वागड़ प्रदेश होगा। एक वागड़ प्रदेश रह गए और बांगड़ प्रदेश अलग है। बांगड़ का मैं आपको आगे बताऊंगा, जबकि अगर वी वाला बांगड़ आ जाए तो आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा ही सही करना है, उसमें प्रतापगढ़ शामिल नहीं होगा। इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे दी हुई है कि छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे स्थित 56 गाँवों या 56 नदियों नालों का समूह छप्पन का मैदान कहलाता है। मतलब 56 गाँव या 56 नदियों नालों का समूह छप्पन का मैदान कहलाता है। उसके बाद कांठल का मैदान है। प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का तटवर्ती मैदान कांठल का मैदान कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं वागड़ प्रदेश की। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। मतलब वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा में सिर्फ, और यह माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर नदी द्वारा जल का फैला होने के कारण वहाँ पे विखंडित भूमि में पहाड़ी क्षेत्र बन गए हैं, जिसके कारण वहाँ पर वागड़ प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश भी कहा जाता था या पुष्प प्रदेश की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि माही बेसिन को प्राचीन काल में संज्ञा दी गई है या पुष्प प्रदेश की संज्ञा किसे दी गई है, कुछ भी प्रश्न बन सकता है। जबकि माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता है। ये लाइन बिल्कुल नोटेटेड है। इसके बाद बात करते हैं कि आदिवासी लोग महुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम मधुआ लोगोफोलिया के पुष्प से देसी शराब का निर्माण करते हैं, जिसे हम मोकड़ी कहते हैं, जिसे मोकड़ी कहा जाता है। मतलब आदिवासी लोगों के द्वारा महुआ के पुष्प से देसी शराब बनाने की जो प्रक्रिया है उसे मोकड़ी कहते हैं, और आदिवासी लोग इस शराब को बड़े आनंद से पीते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं वागड़ प्रदेश की। तो दोस्तों वागड़ और बागर, अब वो वागड़ अलग है और ये बागड़ अलग है। बागड़ प्रदेश या बागर प्रदेश तो नागौर, सीकर व झुंझुनू में स्थित प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बागड़ या बागर प्रदेश कहलाता है। मतलब नागौर, सीकर और झुंझुनू तीन जिलों में जलोढ़ मृदा के द्वारा बनाया गया प्राचीन जलोढ़ मृदा के कारण बने हुए प्रदेश को वागड़ प्रदेश कहेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बागड़ प्रदेश का विस्तार है। तो बागड़ प्रदेश का विस्तार अपना नागौर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, झुंझुनू। तो इसमें से बिल्कुल सही आंसर डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अभी हाल ही में बागड़ प्रदेश ऊपर जस्ट ऊपर इसके
नागौर, सीकर, झुंझुनू बताया है और आंसर डूंगरपुर, बांसवाड़ा किया है। तो दोस्तों अचानक एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था कि वागड़ प्रदेश का विस्तार है, तो उसमें इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं माना गया था, ए माना गया था, क्योंकि उसमें अगर एग्जामिनर से गलती होती है तो वह बी की जगह वी लिख देता है और वो वांगर प्रदेश कर देता है। लेकिन इसका बिल्कुल सही उत्तर देखा जाए तो नागौर और सीकर होगा, क्योंकि एग्ज़ामों में जब बांगड़ और वागर आता है तो हिंदी के पेपर को सही नहीं मानकर अंग्रेजी के पेपर को सही माना जाता है। इसलिए उसमें उस पेपर में अंग्रेजी में वी लिखा हुआ था, इसलिए वहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा को सही माना गया था, जबकि सीकर, झुंझुनू को गलत माना गया था, जो कि स्टूडेंटों के साथ बहुत गलत हुआ था। तो वहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा को सही उत्तर माना गया था। तो दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा सही होगा। तो आपको करना क्या है कि पेपर में इंग्लिश में देखना है कि वांगड़ लिखा हुआ रहा है या बांगड़ लिखा हुआ है। जो भी अगर वी है तो अपन को डूंगरपुर, बांसवाड़ा करना है, और अगर बी है तो अपन को सीकर, झुंझुनू करना है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया है। अब दोस्तों चलते हैं अपन बनास बाणगंगा बेसिन की ओर। तो दोस्तों बनास बाणगंगा बेसिन, तो ये तो अपनी यहाँ पे यमुना नदी हो जाएगी। ये चंबल नदी है यहाँ पे, ये बनास नदी हो जाएगी। ये बनास नदी है। बनास नदी के बाद ये यमुना नदी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यमुना ये यहाँ पे रूही का मैदान हो जाएगा, ये मालपुरा करौली का मैदान है, और ये पिंडमांड का मैदान है, और ये खेराड़ प्रदेश है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूही का मैदान दोआब प्रदेश में शामिल है, जो कि यमुना और बाणगंगा दोनों नदियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसे दोआब प्रदेश या रूही का दोआब प्रदेश या रूही का मैदान भी कहते हैं। और इसके बाद चलते हैं मालपुरा करौली मैदान को। तो यह भी बाणगंगा और बनास दो नदियों के मध्य स्थित है, इसलिए यह भी दोआब प्रदेश होगा। अब बात करते हैं खेराड़ प्रदेश की। तो यह केवल बनास नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसे बनास नदी, इसलिए दोआब प्रदेश नहीं होगा। यह केवल एक ही नदी द्वारा लाया गया है, इसलिए खेराड़ प्रदेश इसे बोला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों पिंडमांड का मैदान। तो पिंडमांड का मैदान दोस्तों वैसे देखा जाए तो यह एक अरावली का यह देवगढ़ राजसमंद में बनास नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ पर पिंडमांड का मैदान स्थित है। तो पिंडमांड का मैदान अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, और यह बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसी के साथ और यहाँ पर खेराड़ प्रदेश जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक इसका विस्तार है, और यहाँ पर मालपुरा करौली मैदान का टोंक से करौली तक विस्तार है, और रूही का मैदान जो कि बनास बाणगंगा नदी है, वह जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों में बहती है। तो तीनों जिलों में रूही का मैदान या रूही दोआब प्रदेश का विस्तार है। इसकी मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी है कि रूही का मैदान। तो दोस्तों रूही जयपुर से भरतपुर, जिसमें जयपुर, दौसा, भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश रूही का मैदान या रूही दोआब प्रदेश कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह बाणगंगा नदी तीन जिलों से होकर गुजरती है, जयपुर, दौसा, भरतपुर,
और अंत में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। और यह दो नदियों के मध्य स्थित रूही का मैदान है, इसलिए इसे दोआब प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जयपुर मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बाणगंगा तथा बनास नदियों के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश मालपुरा करौली का मैदान या मालपुरा करौली दोआब प्रदेश कहलाता है। मालपुरा से करौली के मध्य बाणगंगा तथा बनास नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान मालपुरा करौली का मैदान या मालपुरा करौली दोआब प्रदेश कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पिंडमांट का मैदान की। तो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य स्थित अरावली से अलग निर्जन पहाड़ी क्षेत्र जिसका निर्माण बनास नदी द्वारा किया जाता है पिंडमांट का मैदान या अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, जबकि यह बनास बेसिन का भाग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वास्तव में देखा जाए तो पिंडमांट का मैदान अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है, जबकि यह बनास बेसिन का भाग है। बनास बेसिन का भाग है और ये स्थित अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। अब इसके बाद बात करते हैं खेराड़ प्रदेश की। तो जहांजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान खेराड़ प्रदेश कहलाता है। भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना मैदान खेराड़ प्रदेश या खेराड़ का मैदान कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम चंबल बेसिन की। तो दोस्तों चंबल बेसिन तो यह यहाँ पर अपनी चंबल नदी है। तो यहाँ पर चंबल नदी है। तो जब चंबल नदी में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है या फिर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो यह अपना फैलाव दोनों तरफ कर लेती है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दोनों तरफ ये अपना फैलाव कर लेगी और जब पानी सिमटेगा, मतलब ये अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आएगी चंबल नदी, तो यहाँ पर ये नालियाँ बन जाएगी। ये नालियाँ बन जाएगी। तो इन नालियों को अपन अवनालिका बोलेंगे और यहाँ पर जो मिट्टी का कटाव होगा उसे अवनालिका अपर्दन कहेंगे। और इसके कारण यहाँ पे उत्खात स्थलाकृति का निर्माण होगा। ऐसी उत्खात स्थलाकृति का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें घने जंगली क्षेत्र या यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगेंगे, जिसे हम बीहड़ कहेंगे। और जो ये यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति बनी है, इसका उच्च भाग तो डांग कहलाएगा, जिसे हम डांग प्रदेश कहेंगे, और इसका निम्न भाग खादर कहलाएगा। उत्खात स्थलाकृति। तो हम बात करते हैं कि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार वो सवाई माधोपुर में है। बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में है। और बीहड़ या डांग की रानी करौली को बोला जाता है। और सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं। और बीहड़ पूछा जाए कि बीहड़ कौन कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तीनों ज़िलों में बीहड़ पाए जाएंगे। अब बीहड़ की परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं बीहड़ कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में है। बीहड़ या डांग की रानी करौली में है, करौली को बोला जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार सवाई माधोपुर में है। और डांग किसे कहते हैं कि बीहड़ में स्थित उच्च भूमि डांग कहलाती है। और बात करते हैं खादर की। तो दोस्तों बीहड़ में स्थित निम्न भूमि जहाँ नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है उसे हम खादर कहेंगे। और राजस्थान में सर्वाधिक खादर का विस्तार चंबल नदी में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खादर का विस्तार किस प्रदेश में या फिर कौन सी नदी बेसिन में है, तो वह चंबल नदी या चंबल बेसिन में है। और प्रदेश पूछा जाए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश
में सबसे ज़्यादा खादर या सबसे ज़्यादा डांग या सबसे ज़्यादा बीहड़ का विस्तार है। इसके आगे चलते हैं हम कि डांग प्रदेश किसे बोला जाएगा। तो दोस्तों, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित बीहड़, जहां डाकू या देशजू निवास करते हैं, डांग प्रदेश कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार डांग प्रदेश आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी क्लास और पूर्वी मैदानी प्रदेश का चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज मेरा ये सेशन और मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को।